हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट की। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए प्रोग्राम में फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम होने वाला है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो करते फिर शुरू, जहां पे आज हम फिर से बात करने वाले हैं लेसन नंबर 7 की, जिसमें हम क्या पढ़ रहे थे, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, सीक्वेंस एंड सीरीज। पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीक्वेंस की, ठीक है, और कुछ नहीं। लिमिट्स के ऊपर वीडियोस बन चुकी हैं, ऑलमोस्ट लिमिट का कंसेप्ट भी खत्म हो चुका है। तो जिन्होंने अब तक वो कंसेप्ट ना देखा हो तो आराम से जाके प्लेलिस्ट के अंदर बारी बारी उन सारी वीडियोस को कवर कर सकते हैं। अरे भाई कोशिश ये क्या करो कि वीडियो को सीरीज वाइज देखो, ताकि आपको किसी भी कंसेप्ट में, किसी भी चीज में, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना रहे। आई बात समझ में? और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो भाई वीडियो को लाइक के बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी वीडियोस के लिए। तो करते हैं शुरू। आज हमें पढ़ना है सीक्वेंस। तो सीक्वेंस आप लोगों ने बचपन में ही बहुत बार पढ़ा होगा, ठीक है। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? अगर कोई नंबर, ठीक है, जब हम यहाँ पे नंबर का ग्रुप बना देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम? सीक्वेंस। आपने बहुत तरह की सीक्वेंस नहीं पढ़े थे, जैसे कि एपी पढ़ा था आप लोगों ने 10th क्लास में। जिनको याद नहीं है कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, याद आ जाएगा। सीक्वेंस पढ़ा था आप लोगों ने, एपी एक तरह का सीक्वेंस ही था। फिर जिन्होंने 11वीं में मैथ्स पढ़ी उन्होंने जीपीवी पढ़ी होगी, ठीक है। कई लोगों ने एचपीवी पढ़ी होगी। क्या था ये? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ नंबर्स। मैं सिंपली बोल सकता हूं, जैसे यहां पे देखो A1 A2 A3 A4, ये क्या है? अलग अलग टर्म्स है किसके? एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के। A1 फर्स्ट टर्म, A2 सेकंड टर्म, A3 थर्ड टर्म और A4 फोर्थ टर्म। ऐसे ही देखो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है मैंने? ओड नंबर्स, है ना, 1 1 3 5 7। तो ये एक क्या है हमारे पास? फर्स्ट टर्म, 3 क्या है? सेकंड टर्म, 5th क्या है? थर्ड टर्म और 7 क्या है? फोर्थ टर्म। ऐसे ये इवन नंबर्स है। तो ये हमारे पास क्या है? सीक्वेंस है अलग अलग। और बहुत सारे प्रकार की सीक्वेंस होती है, जैसे कि मान लो मैं 4 के मल्टीपल्स देखूं तो 4 8 12 16 20, ये भी क्या हो जाएगा? एक सीक्वेंस हो जाएगा, ठीक है। इसको हम एपी भी बोल सकते हैं। सीक्वेंस के अलग अलग टाइप्स होते हैं, उसको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा काम है सिर्फ सीक्वेंस पहचानना, ठीक है। उम्मीद है सीक्वेंस आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो सीक्वेंस हो गया। अब इसके बाद क्या है हमारे पास? एन। ये क्या है हमारे पास? 4n। अब मैं एक चीज और यहां से क्लियर करना चाहूंगा, वो क्या है? सीक्वेंस और सीरीज में डिफरेंस। सीक्वेंस में जब भी हम कोई नंबर लिखते हैं ना, उसका एक एन होता है। एन यानी कि एक ऐसा जनरल टर्म जहां से बाकी सारी टर्म्स बना सकता हूं। लेकिन सीरीज के केस में ऐसा नहीं होता। सीरीज के केस में हमारे लिए जनरल फॉर्मूला बनाना पॉसिबल नहीं होता। जैसे कि मान लो अगर मुझे सिर्फ इस ओड नंबर का जनरल फॉर्मूला लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? 2n - 1। अब आप n की जगह जब 1 रखोगे तो 2 1 जा 2, 2 में से 1 गया, 1 आ गया पहला नंबर। जब n की जगह 2 रखोगे यानी कि आप सेकंड टर्म निकालना चाहते हो तो आपने 2 रखा तो 2 2 जा 4, 4 में से 1 गया 3। आप थर्ड टर्म निकाल सकते हो, 3 रख दो। फोर्थ टर्म निकालना है 4 रख दो, फिफ्थ टर्म निकालना है 5 रख दो। ऐसे ही इसे क्या बोलते हैं? जनरल फॉर्मूला। ऐसे ही मैंने ये भी एक सीक्वेंस लिखा था, इसका अगर आपको जनरल फॉर्मूला बनाना है तो क्या बनेगा? 2n। अब बारी बारी n की जगह वैल्यू पुट करते हो, चलो जो सी टर्म आपको निकालनी है आपकी वो वाली टर्म आपके पास हाजिर हो जाएगी, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब तो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, an ये रहा 4n और n है 1 से लेकर 4 तक। आपको निकालने हैं कि टर्म्स कौन कौन से आएंगे। तो मैंने देखा an है मेरे पास, n की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक है, तो मुझे टर्म्स निकालनी है। मैं रखा यहाँ पे n की जगह 1, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो गया? 4। तो मेरी फर्स्ट टर्म आ गई 4, बहुत बढ़िया। जब मैंने n की जगह 2 रखा यानी कि मुझे निकालनी है सेकंड टर्म, तो जब मेरे को सेकंड टर्म निकालनी है तो 4 2 जा 8। उम्मीद है सबको टेबल आती होगी, और टेबल नहीं आती तो भाई याद कर लेना, क्या दिक्कत है? कौन सी बड़ी बात है ना, तो अच्छी चीज थोड़ी ना है। कॉलेज में पढ़ रहे हो और नहीं याद हो रही तो कोई दिक्कत नहीं है, एक मैम को ज्वाइन करो जो बच्चों को पढ़ाती हो, है ना, वो आपको सिखा देंगे बहुत अच्छे से। आगे देखते हैं। तो 4 8 है ना, 3 जब यहां रखूंगा तो 4 3 जा कितना हो जाएगा? 12। तो 12 आ गया हमारे पास थर्ड टर्म। और जब मैं 4 रखूंगा यहाँ पे तो 4 4 जा 16, ये आ गया हमारे पास फोर्थ टर्म। और यूं ही ये चलता रहेगा सिलसिला जब तक चलना चाहे, ठीक है, या फिर जब तक आप चलाना चाहो। यहाँ पे आपको 3 टर्म निकालनी है, तो 3 टर्म निकालना शुरू करते हैं। n की वैल्यू हमें 1 2 3 दे रखी है, तो जब मैंने यहाँ पे रखा n की जगह 1 तो 4 गुना में 1 कितना हो गया? 4 हो गया। अब 30 में से घट गए 4 तो कितना आएगा? 26 ही आ गया फर्स्ट टर्म। अब आपको मान लो निकालना है सेकंड टर्म, तो n की जगह रखो 2, 4 2 जा, सबको पता है 8 होता है ना, 4 2 जा 8। तो 8 30 में से 8 गए, कितना बच गया? 22, है ना, घटाना तो होता है ना सबको, हाँ उम्मीद आता होगा। जब 3 रखूंगा यहाँ पे 4 3 12, 30 में से 12 गए 18 आ गया। तो ये आ गई इसकी 3 टर्म।
तो हमने इस सीक्वेंस की भी 4 टर्म निकाली, इसी में 3 टर्म निकाली। एक होती है इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज का मतलब क्या होता है? जो कभी खत्म ही ना हो, है ना, मतलब जिसका an फिक्स ना हो, आगे बढ़ता रहे, उसे हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सीरीज, या फिर इनफाइनाइट नंबर चलती रहे वो। अब देखो, अगर मान लो मैं इसकी चाहूं तो इनफाइनाइट सीरीज बनाने, तो इस तरीके से बना सकता हूं। मैं n की जगह रखूंगा 1, तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, क्योंकि 2 1 2 हो जाएगा। जब n की जगह रखूंगा 2, तो कितना हो जाएगा? 2 × 2 4, 1/4। 3 रखूंगा तो 2 3 6, 1/6, 1/8 एंड सो ऑन चलता रहेगा ये। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सीरीज। मतलब जिसकी टर्म फिक्स नहीं है, ठीक है, टर्म चलती चली जा रही है इनफाइनाइट तक, कोई भी लिमिट नहीं आ रही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारे पास सीक्वेंस की एक छोटी सी बात, जहां पे हमने सीक्वेंस को समझने की कोशिश करी। उम्मीद है अब सीक्वेंस में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब हम करते हैं समझने की कोशिश कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। वैसे तो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस बहुत वास्ट टॉपिक है, लेकिन आप लोगों के सिलेबस में थोड़ा लिमिटेड है वो टॉपिक। ठीक है, वैसे वो काफी वास्ट टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे तरीके आते हैं कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस चेक करने के। वो अलग अलग सीरीज में हम भी पढ़ेंगे 2-3 टाइप की सीक्वेंसेस, जहां पे हम कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस को निकालना समझेंगे। तो चलो फिर इससे आगे देखते हैं यहाँ पे। तो कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, तो कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? देखो, अगर किसी भी सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म, यानी कि an जिसे हम बोलते हैं लास्ट टर्म, अगर वो कोई फाइनाइट नंबर है, तो हम उसे क्या बोल सकते हैं? कि वो सीक्वेंस उस फाइनाइट नंबर पे कन्वर्ज हो रही है। आई बात समझ में? मतलब मान लो कोई भी दुनिया का an है, ठीक है, उसका जो उसमें अगर हम n टेंड्स टू इंफिनिटी देखें, ठीक है, इंफिनिटी पे उसकी वो देखें an की वैल्यू, अगर वो कोई फाइनाइट नंबर आ गई तो कन्वर्ज कर रही है उसी पॉइंट पे। लेकिन अगर वैल्यू इनफाइनाइट आ गई, तो इसका मतलब वो डाइवर्ज कर रही है उसी नंबर पे। तो चलो फिर अब आगे देखते हैं। ये रहा, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इफ अ सीक्वेंस an, देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, इफ अ सीक्वेंस अप्रोचेस अ डेफिनेट वैल्यू या फिर डेफिनेट नंबर, एक डेफिनेट वैल्यू आती है, इट सेड टू बी कन्वर्ज दैट वैल्यू। इसका मतलब है कि वो उस वैल्यू पे कन्वर्ज कर रही है। जैसे कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an पे एक आंसर आ गया a। अब यहां पे देखो, इफ सीक्वेंस an डज नॉट कन्वर्ज टू एन डेफिनेट वैल्यू, अगर वो डेफिनेट वैल्यू नहीं ले पा रही, देन इट इज सेड टू बी डाइवर्स, तो वो डाइवर्स कर रही है। लिमिट an n टेंड्स टू इंफिनिटी, जैसे सो n है। अब n की मैं जानता हूं, जितनी बड़ी वैल्यू मैं रखूंगा, जितनी बड़ी पावर मैं रखूंगा, हमारा an उतना ही बढ़ाता चला जाएगा। यानी कि जैसे जैसे n इंफिनिटी को अचीव करने की कोशिश करेगा, हमारा भी आंसर इंफिनिटी को अचीव करना शुरू कर जाएगा। इसका मतलब क्या है? ये क्या हो गया हमारे पास? डाइवर्जेंट, सॉरी, ये हो जाएगा हमारा डाइवर्जेंट इंफिनिटी पे। तो यहां पर लिखा भी हुआ है, एज n टेंड्स टू इंफिनिटी एज n विल, ये क्या लगा दिया, एज विल ऑल्सो टेंड टू इंफिनिटी। ठीक है, यहां पे एक चीज और लिखनी चाहिए थी, एज an will also tend to infinity। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये क्वेश्चन क्या है? डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंसेस कन्वर्जेस एंड और नॉट, कन्वर्ज कर रही है नहीं कर रही, व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो चलो फिर चेक कर लेते हैं। तो मैंने इसको सोल्व करने की कोशिश करी, इस नमूने को सोल्व करने की कोशिश करी, तो an u का u मैंने कर दिया इसको सेपरेट करने का मतलब क्या होता है भाई? नीचे 2n सिर्फ अभी पूरे के अपॉन में है, इसको एक बार मैं लिख दूंगा n के अपॉन में, और एक बार लिख दूंगा 1/2n की फॉर्म में। तो बस, तो मैंने एक बार, या फिर 1/2 को अलग ही कर दिया मैंने एक बार, 1/2 अलग करूंगा तो यहां पर जाएगा n+1 अपॉन में n। अब मैं करूंगा सेपरेट 1/2 u का u। सेपरेट करने का मतलब क्या है? और लिमिट क्या चल रही है? लिमिट है n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब मैं कर दूंगा सेपरेट, एक बार ये इसके अपॉन में, एक बार ये इसके अपॉन में। जब इसके अपॉन में आया तो क्या हो गया? 1, यहां पे आ गया 1/n, ये आ गया। तो ये है ना, सीधा यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अरे मेरे भाई, जब इंफिनिटी पुट कर दूंगा तो इंफिनिटी प्लस में 1, वो भी इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक है, और इंफिनिटी नीचे है ही। अब यू मत कर देना, फिर से समझा रहा हूं, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, काट मत देना इसे, कहीं होंगे नमूने इससे, भैया इंफिनिटी से इंफिनिटी कट गया 1 आ गया। महान मैथमेटिशियन पता नहीं कहां से आते हैं। ठीक है, कई तरीके भी देखिए कमेंट में, भैया कट तो जाएगा, कट तो सकता है, हमने तो p/p काटा है, ये क्या है? उल्टा 8 ही तो बना रखा है आप लोगों ने भाई, वो सिंबल है इंफिनिटी का, काट मत देना ऐसे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, किसी और दिन बात करूंगा मैं उसकी, क्यों इसको ऐसे नहीं काट सकते। ठीक है, आगे समझते हैं, जब मैं समझाऊंगा ना आप लोग को सारी इनडिटरमिनेट फॉर्म 7 के आसपास होती है, तब मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, अब फिर हम सोल्व करते हैं इसको। तो मैंने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया, अब पुट करूंगा मैं n की जगह इंफिनिटी। जब मैं रखा n की जगह पे इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी 0। सोच रहे हो ना तुम, इंफिनिटी इतना बड़ा नंबर है तो तुम सोच भी नहीं पा रहे।
है ना, क्योंकि जो तुम सोचोगे इसमें 2 और जोड़ देना उससे बड़ा नंबर आ जाएगा, तो फायदा क्या सोचने का। तो इन्फिनिटी वो सबसे बड़ा नंबर है जिसको सोच भी नहीं पा रहे, उसको मैं याद रख रहा हूं, 1 के चीथड़े उड़ जाएंगे, चीथड़े। समझाया था ना 1/x वाले फंक्शन में कि जैसे जैसे मैं n की वैल्यूज बढ़ाऊंगा ये आंसर उतना ही 0 के करीब होता चला जाएगा। तो 1/∞ क्या हो जाएगा 0, तो 1 ये हो गया 0, 1 प्लस में 0 हो जाएगा 1, और 1 मल्टीप्लाई में 1/2 कितना हो गया 1/2। तो इसका मतलब एक डेफिनेट वैल्यू आई है, और जब एक डेफिनेट वैल्यू आई है इस बात का मतलब क्या है कि ये सीरीज हमारे यहां पे क्या है, कन्वर्जेंट, कन्वर्ज कर रही है, जिसे हम कन्वर्जेंट बोल देते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं सेकंड पार्ट की। इसकी सेकंड पार्ट में क्या है, an बराबर है n की पावर 4 प्लस में 1, नीचे है n क्यूब प्लस में 1। मैंने इसको सोल्व करने की कोशिश कर समझाया था आप लोगों को कि देखो ऊपर से कुछ को मना रहा है क्या, बिल्कुल n क्यूब को मना रहा है। भाई भैया इसके पास है n क्यूब, इसके पास तो है ही नहीं, तो क्या दिक्कत है, जबरदस्ती कॉमन ले लेंगे, वो चला जाएगा इसके अपोन में। जैसे ही मैं यहां से n क्यूब कॉमन लूंगा तो यहां पे रह जाएगा एक n, जो कि n की पावर 4 थी ये, और यहां से जबरदस्ती कॉमन लिया गया है तो ये आ जाएगा इसके अपोन में। और वरना फिर देखो जब वापस भेजूंगा सेम चीज बननी चाहिए, जब इसकी से गुणा करूंगा तो n क्यूब मल्टीप्लाई में n की पावर 4 हो गया, n क्यूब की जब अंदर करूंगा n क्यूब से n क्यूब कट गया, बन रह गया। ऐसे नीचे देखो, नीचे से भी क्या कॉमन आ रहा है, n क्यूब कॉमन ले लिया, यहां पे रह गया 1, यहां से जबरदस्ती कॉमन आ रहा है, तो जब भी कोई चीज जबरदस्ती कॉमन लेंगे ना वो चीज उसके अपोन में चली जाती है, तो बस यहां पे आ जाएगा 1 अपोन में n क्यूब। अब इस n क्यूब से ये n क्यूब कट गया, अब मैं पुट कर दूंगा, और लिमिट थी हमारे पास n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब मैं इन्फिनिटी रखूंगा तो 1/∞ का क्यूब, तो ये तो आ जाएगा हमारे पास 1/∞ का क्यूब, तो इन्फिनिटी क्यूब इन्फिनिटी होता है, और 1/∞ क्या होता है 0, सबको पता है। 1/∞ क्या हो जाएगा 0, तो 0 हो गया, और 0 प्लस में n हो गया हमारे पास n, ऊपर तो रह गया n, जब नीचे रखूंगा तो 1 अपोन में n क्यूब, ठीक है, और n क्यूब इसकी जगह आ जाएगा इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी रखा था ना n की जगह, तो ये आ गया इन्फिनिटी ऊपर, तो ठीक है। जब नीचे रखूंगा मैं इन्फिनिटी तो 1 इन्फिनिटी क्यूब फिर से इन्फिनिटी, और 1/∞ 0, और 0 प्लस में 1 नीचे आ गया 1, तो ∞/1। अब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, अब ये क्या आंसर आ गया इसका इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी क्या ही बिगाड़ लेगा, एक नमूना सा एक, ये नंबरों का कुछ बिगाड़ नहीं पाता, क्योंकि 1 से ना तो कोई डिवाइड करने फर्क पड़ता, ना ही मल्टीप्लाई करने पे, यानी कि मैं 1 को रखूं चाहे हटाऊं मेरी मर्जी। आई बात समझ में, तो आंसर आ गया है इन्फिनिटी, यानी कि डेफिनेट वैल्यू नहीं आई है, और जब डेफिनेट वैल्यू नहीं आई है तो अभी भी समझाया था कि इसका किसका बन जाता है, डाइवर्जेंट का, कन्वर्ज नहीं करता फिर ये, अब ये क्या हो जाएगा डाइवर्ज कर जाएगा, डाइवर्जेंट हो गया। तो किस्सा खत्म, कहानी खत्म, ठीक है। इसी के साथ मैंने आप लोगों को सीक्वेंसेस भी समझा दिया, इनफाइनाइट सीरीज भी समझा दी, और कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट क्या होता है इस केस में समझा चुका हूं। अभी हम अलग अलग तरह के फंक्शंस के ऊपर बात करेंगे, अलग अलग सीरीज के ऊपर बात करेंगे, जहां पे हम ज्योमेट्रिक सीरीज भी पढ़ेंगे, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी पढ़ेंगे, ठीक है। उन सब में कैसे कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट निकालते हैं उसके सारे केस भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आने वाली वीडियोस में, ठीक है। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं भाई फिर अगली वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे ऐसे ही कंसेप्ट्स के ऊपर। फिर भी कोई डाउट कोई क्वेरी रह गई हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उस क्वेरी को रिजोल्व करने की। अब जिसको जो उतारना है स्क्रीनशॉट लेना, बड़ी मैं बोर्ड के सामने से।